वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी क्रूएल किंग की क्रूएल क्वीन पार्ट 9। विवान की बात सुनते ही दादाजी का गुस्सा फट पड़ता है। वो गुस्से से राजीव कपूर की तरफ देखते हैं। दादाजी गुस्से और नफरत से, राजीव, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों को मेरी पोती से दूर रखो? राजीव जी आगे आने की कोशिश करते हैं, उनकी आंखों में आंसू था। वो, पापा, मुझे, दादाजी अपना हाथ उठाकर चिल्लाते हुए खामोश। तुम मुझे पापा कहने का हक कब तक खो चुके हो? कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, तुम मुझे पापा नहीं मिस्टर कपूर बुलाओगे। दादाजी की आंखों में बरसों का दर्द और गुस्सा झलक रहा था। दादाजी गले रुका हुआ, मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब मेरी मासूम सी बच्ची को 7 साल की उम्र में एक घटिया इल्जाम लगाकर इस घर से बाहर निकल दिया गया था। राजीव जी तड़प उठते हैं। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो अपनी बेटी को लगभग खो चुके हैं। अब वो अपने पापा को भी। वो रोते हुए दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और दादाजी के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। पापा, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैंने बहुत बड़ी गलती किया हूँ। प्लीज पापा, मुझे खुद से दूर मत कीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज। राजीव जी फूट फूट कर रोने लगते हैं, जबकि अनामिका भी खामोशी से उन्हें देख रही थी। दादी जी को भी थोड़ा बुरा लगता है लेकिन कुछ बोलती नहीं। दादाजी राजीव जी को इग्नोर करते हुए अनु की तरफ मुड़ जाते हैं और बोलते हैं, शांत हो जाए बच्चा। अनामिका बिना कोई एक्सप्रेशन के बोलती है, क्या है ना दादू, जब कोई वार्निंग को इग्नोर करता है ना तब उनको सजा देना जरूरी होता है, क्योंकि अगली बार वार्निंग को भूले ना। अब उसकी आंखें शनाया पे टिक जाता है। उसको देखते हुए ही बोलती है, मैंने पहले से ही सबको वार्निंग दी थी, मेरे दोस्तों से दूर रहो। लेकिन इस औरत की बेटी ने, अनुराधा जी की तरफ इशारा करती हुई, तो मेरी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया और हवा में उड़ा दिया मेरी बात को, इसलिए सजा तो बनता है ना, ताकि अगली बार ऐसी कांड करने से पहले मेरी सजा याद करे। दादाजी एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है प्रिंसेस, अगर आपकी मन को शांति मिलती है तो आपको जो मन करेगा वो करिए। अनुराधा जी हैरान हो जाती है, उसकी हालत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, फिर भी अपनी कचरा बेटी को बचाने के लिए बोलती है, पापा जी ये आप क्या बोल रहे हैं? प्रिंसेस की कोई गलती नहीं है, ये सब जस्ट एक्सीडेंट था। बस इतनी सी बात के लिए आप सजा देने की बात कर रहे हैं। अनामिका की आंखों में खून उतर आता है, फिर से घूरते हुए, छोटी सी बात, अगर मेरी बहन को एक खरोंच भी आती ना, अपनी इस अडॉप्टेड बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ देती। इतना बोलकर यहाँ पड़ी टेबल पर जोर से लात मार देती है। वो टेबल चकनाचूर हो जाता है और खांची चारों तरफ बिखर जाता है। वो इतना गुस्से में थी कि उसकी पूरा शरीर कांप रहा था। तभी पीछे से अलका जी आते हुए बोलती है, बस करो लड़की बे, ही हादसा बड़ी हो लेकिन उस लड़की को कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। तुम तो बचपन से भी ज्यादा घटिया निकल गई हो। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने से बड़े के साथ ऐसा करते हुए? अनामिका उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक गर्दन टेढ़ी करके गहरी, ठंडी और घूरती हुई नजर से देखती है। अलका जी को देखते ही अनामिका का दिमाग अचानक पीछे चला जाता है। उससे कुछ याद आने लगता है। अनामिका को याद आता है जब वो सिर्फ 3 साल की थी और उसने इस औरत को पहली बार इस घर में देखी थी। एक काफी घमंडी औरत जो खुद से ऊपर किसी को भी नहीं देखती और सबको अपने पांव के नीचे समझती है। अनामिका के दिमाग में वो भयानक दुश्वास, नाइटमेयर, फिर से जिंदा हो जाता है जब एक छोटी सी गलती के लिए इस औरत ने उससे एक भयानक सजा दी थी। फ्लैशबैक, 3 साल की छोटी अनामिका 2 दिन बाद अपने कमरे से बाहर आई थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत बहुत खराब थी। दादाजी उससे हॉस्पिटल लेकर गए थे और चेकअप करवाकर घर ले आए थे, लेकिन तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं आया था। छोटी अनामिका को बहुत तेज प्यास लगी थी। वो पानी लेने के लिए बहुत मुश्किल से कमरे से बाहर आती है। उससे ठीक से चलना भी नहीं जा रहा था, उसके नन्हे पैर कांप रहे थे। तभी उससे हॉल में बहुत से लोगों की खिलखिलाहट और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। छोटी अनामिका थोड़ा झांक कर देखने की कोशिश करती है। वहां बहुत से नए चेहरे थे जो उसके लिए अनजान थे। वो किसी पर भी बिना ध्यान दिए धीरे धीरे किचन की तरफ चली जाती है। सब लोग हंसी मजाक में इतने बिजी थे कि किसी की नजर उस कमजोर छोटी बच्ची पर नहीं पड़ती। किचन में आकर अनामिका अपने नन्हे हाथों में पानी से बारी एक छोटी बोतल लेती है। वो बोतल को पकड़कर वापस अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी अलका जी फोन पर बात करती हुई बिना आगे देखे तेजी से आती हैं और सीधा उस छोटी अनामिका से टकरा जाती हैं। अनामिका पहले से ही बहुत कमजोर थी, उसमें इस टक्कर को झेलने की ताकत नहीं थी। टकराते ही उसके हाथ से पानी की बोतल छूटकर गिर जाती है और छोटी अनामिका जमीन पर गिर जाती है।
अलका जी जो कॉल में बिजी थी, उन्होंने टकराने से पहले अनामिका को नहीं देखा था, पर टकराने के बाद वो गुस्से में सामने देखती हैं जहां छोटी अनामिका गिरी हुई थी। फिर वो अपने पैरों के पास देखती हैं जहां बोतल का थोड़ा सा पानी उनकी महंगी हील्स पर गिर गया था। ये देखकर अलका जी पूरी तरह भड़क उठती हैं। उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो उस 3 साल की बच्ची पर चिल्लाने लगती हैं, छोटी बच्ची के बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए, यू ब्लडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की, तुम गंदी लड़की, 2 टक्के की नौकरानी। अलका जी उसको बाल पकड़कर उठाती हैं। वो छोटी बच्ची दर्द से बिल्कुल तड़प उठती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। छोटी अनामिका रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए तोतली आवाज में, आंटी प्लीज चोलिए मुझे, दर्द होला है, चोलिए मुझे। तभी वहां अनुराधा जी और राजीव जी आते हैं। उनके पीछे शनाया और दादी जी भी दाखिल होते हैं। राजीव जी उस छोटी बच्ची को नफरत से घूरते हुए पूछते हैं, क्या हुआ अलका भाभी? अलका जी को तब तक नहीं पता था कि ये बच्ची अनुराधा की सगी बेटी है। सबको लगता था शनाया ही उनकी बायोलॉजिकल बेटी है। अलका जी गुस्से से, कौन है ये घटिया लड़की? अनुराधा जी नफरत से, यह एक मनहूस है जो हमारी जिंदगी में आ गई है मनहूसियत फैलाने। वैसे इस मनहूस ने किया क्या है? अलका जी गुस्से में, ये लड़की बिना आगे देखे आकर मुझसे टकरा गई और मेरी हील्स पर पानी गिरा दिया। अनुराधा जी आगे बढ़कर छोटी अनामिका के गाल पर एक जोर का थप्पड़ झाड़ देती हैं, तुम मनहूस लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? चलो जाओ उनके पैर साफ करो। इतना बोलकर अनुराधा जी उस बच्ची को अलका जी के पैरों के पास धक्का दे देती हैं। छोटी अनामिका खुद को संभल नहीं पाती, वो जमीन पर औंधे मुंह गिर जाती है और उसका सर फर्श से टकराता है। उसके नन्हे सर से थोड़ा थोड़ा खून बहने लगता है। वो रोती हुई अपना सर उठाकर देखती है। उसके सामने उसके पापा राजीव जी खड़े थे। वो एक आखिरी उम्मीद से उन्हें देखती है कि शायद उसके पापा उससे बचाएंगे, लेकिन राजीव जी बेदर्दी से अपनी नजर दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। उस 3 साल की बच्ची की आखिरी उम्मीद भी टूटकर बिखर जाती है। तभी अलका जी अपने हील्स पहले पैरों से उस बच्ची के नन्हे हाथ को जमीन पर मसल देती हैं। छोटी अनामिका दर्द भरी चीख के साथ, हाँ ठीक है आंटी, मैं साफ कर दूंगी, दर्द होला है, चोलिए मुझे। उस बच्ची की दर्द भारी आवाज सुनकर एक पल के लिए राजीव जी का दिल कचोट जाता है, पर वो फिर भी उसकी तरफ नहीं देखते। अलका जी एक झटके से अपना पैर हटाकर उससे छोड़ती हैं, जिससे वो बच्ची एक तरफ लुढ़क जाती है। अलका जी घूरते हुए, चलो जल्दी साफ करो वरना तुम्हारे। तभी अनामिका एक झटके में अपनी आंखें खोलती हैं। उन आंखों में कोई भाव नहीं था, वो भावहीन आंखें सीधा राजीव जी की आंखों से मिलता है। राजीव जी के आंखों में दर्द साफ साफ दिख रहा था, शायद वो भी पिछली याद को याद कर रहे थे। जहां अनामिका की आंखों में कोई भाव नहीं था, वहीं राजीव जी के आंखों में दर्द, बेबसी, आंसू, पछतावा दिखाई दे रहा था। अनामिका उनकी वो दर्द, बेबसी, पछतावा पूरी तरह इग्नोर करके अपनी मुंह फेर लेती हैं, ठीक उसी तरह जिससे तरह वो छोटी बच्ची की उम्मीद को एक झटके में तोड़कर अपना मुंह फेर लिए थे। राजीव जी के दिल में एक तीस सी उठती है। अनामिका अब अपने सामने खड़ी अलका गुप्ता को देखती है, जो अभी भी उस पर चिल्ला रही थी। अलका जी, घमंड में कहाँ खो गई तुम? शर्म आए अपनी बदतमीजी पर? तुम जैसी घटिया लड़की को तो इस घर से धक्के मारकर बाहर फेंक देना चाहिए। हमारे सामने तुम्हारी औकात ही क्या है? अनामिका एक भयानक ठंडी हंसी हंसती है। औकात? अनामिका एक कदम आगे बढ़ते हुए आवाज में शेरनी जैसी दहाड़ था, आपको क्या लगता है मैं वही 3 साल की कमजोर लड़की हूँ? अनामिका तोड़ा रोककर सीधा अलका जी की आंखों में आंखें डालकर धीरे और खौफनाक आवाज में बोलती है, आपको कोई अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। अनामिका एकदम सीधे खड़े होकर अपना दोनों हाथ फैलाकर गरजते हुए, आज मेरे पास वो ताकत है कि अगर मैं चाहे तो आपके पूरे परिवार का वजूद इस पूरी दुनिया से मसलकर मिट्टी में मिला सकती हूँ। लिविंग हॉल में खड़े सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन अग्नि की आंखों में कुछ अलग भाव नजर आ रहा था। तभी उसको एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है। ये कॉल उसके लिए जरूरी था, वरना वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। लेकिन वो फोन रिसीव करते हुए बाहर निकल जाता है। अलका जी डरते हुए, तुम क्या बकवास कर रही हो? हम गुप्ता फैमिली हैं, हमारी बराबरी। तभी पीछे से ताली बजने और जूतों के चलने की आवाज आ रही थी। सब लोग पीछे मुड़कर देखने हैं, जहां से एंटोनी और नुहा अंदर आ रहे थे। एंटोनी अपनी टूटी फूटी हिंदी एक्सेंट में तंज कसते हुए, ओह गुप्ता फैमिली, घटिया सोच, सस्ते लॉग इन करें, बहुत खूब, वाह क्या डायलॉग मारता है आंटी। एंटोनी चलते हुए अलका गुप्ता के बिल्कुल सामने आकर खड़ा होता है और अपना सर खुजाता है।
टूटी फूटी हिंदी में बेइज्जती करते हुए बोलता है, आंटी आप बोलता है हमारी बराबरी। हे भगवान, आपका ये जो गुप्ता दिमाग है ना, इसमें लगता है गोबर भरा है। एक बीमार छोटा बच्ची का हाथ अपने सस्ते हील से कुचला और अब इधर खड़ा होके संस्कार का ज्ञान बांटता है। शर्म नहीं आता आपको? आपका ये जो बड़ा बड़ा मोह है ना, इसको थोड़ा बंद रखो, वरना हम इसको हमेशा के लिए साइलेंट कर देगा। गुप्ता फैमिली के बच्चे गुस्से में आगे बढ़ते हैं। दिया, आयुष, कबीर, अन्य चारों गुस्से में तमीज से बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोम, हमारी बड़ी माँ से बदतमीजी से बात करने की? वो लोग 4 कदम आगे ही बढ़े होंगे कि तभी उनकी पैरों के पास एक वॉस आके गिरता है। सभी की बढ़ते कदम बीच में ही रुक जाता है। सभी सर उठाकर साइड में देखते हैं जहां अनामिका खड़ी थी। अनामिका बिना कोई एक्सप्रेशन के एक हाथ अपनी फॉर्मल सूट में डालकर स्टाइल से खड़ी उन्हें ही घूर रही थी। उन चारों की आंखों में कुछ मिक्सड इमोशंस दिखने लगता है। तभी अनामिका की आवाज उनकी कानों में सुनाई पड़ता है, वो क्या है ना, मेरे दोस्तों को कुत्तों से एलर्जी है, सो तुम लोगों को जो भी बोलना है दूर रहकर बात करो। कबीर और अन्य की दिल में एक तीस सी उठती है, क्या हम दोनों उसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड नहीं थे? अब किसी और को दोस्त कैसे बोल सकती है? दिया चीखते हुए, तुम हमें कुत्ता कैसे बोल सकती हो? भूलो मत कि मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। अनामिका बिना किसी एक्सप्रेशन के एक आईब्रो रेज़ करके उसे ऊपर से नीचे तक तंज भारी नजरों से देखती है। दिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो परिवार की तरफ मुड़ती है। घर में आए मेहमानों से बात करने की तमीज नहीं है क्या इस लड़के में? किस तरह बात कर रहा है ये मेरी मुंह से? दिया जब गुस्से में आगे बढ़ने लगती है तो नुहा प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। नुहा की टोन बिल्कुल क्लासी और जानलेवा है। नुहा कोल्ड टोन में बोलती है, मेहमान की तरह रहना सीखो, वरना इस घर के दरवाजे जितने आसानी से खुलते हैं ना, उतने ही आसानी से यहाँ से लाशें के निकलने के रास्ते भी खुलते हैं। गुप्ता परिवार की शराफत का चोला उतर कर फेंकने में हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। नोहा की यह खूंखार वार्निंग सुनकर पूरा गुप्ता परिवार का खून जम जाता है। अनामिका आपसे दोस्तों के इस बेजोड़ सपोर्ट को देखकर एक तिरछी स्माइल करती है और अलका गुप्ता की आंखों में देखती है। अनामिका टेडी स्माइल करते हुए बोलती है, इससे पहले कि मैं अपना दिमाग पूरी तरह खो दूं, मुझसे और मेरे दोस्तों के मामले से दूर रहो। तभी पीछे से अद्दू आता है। उसके हाथ में ब्लैक कॉफी का कप था। वो बड़े ही आराम से कप अनामिका की तरफ बढ़ता हुए नर्म आवाज में बोलता है, स्वीट हार्ट, पहले ये कॉफी पी ले। पीते पीते सोच कि इस ड्रामा डॉन्की को कौन सी सजा देनी है। ओके। अनामिका हल्का सा हंसते हुए कॉफी का कप ले लेती है। वही दूसरी तरफ शनाया डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। वो सोचने लगती है कि अब बचने के लिए कौन सा नया नाटक करे। तभी उसकी नजर अपने डैड पर पड़ती है। वो तुरंत उनके पास भागती है और गिड़गिड़ाते हुए उनकी हाथ पकड़ लेती है। शनाया सिसकियां लेते हुए, डैड प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया था डैड, सच में मेरा पैर मुड़ गया था, प्लीज मोम को और मुझे बचाइए। राजीव जी शनाया को देखते हैं। उन्हें अपनी इस बेटी पर थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो हिम्मत करके अनामिका की तरफ देखते हैं। पहले धीरे से बेटा। अनामिका की सख्त नजर देखकर तुरंत शब्द बदलते हुए, अनामिका, शनाया को माफ कर दीजिए, बच्ची है वो, गलती हो गई उससे। अगर आप चाहें तो शनाया अभी रूहानिका से माफी मांग लेगी। माफी का नाम सुनते ही शनाया का खून खोल जाता है, पर वो इस वक्त मजबूर थी क्योंकि उससे बचना है। वो मन ही मन सोचती है, पहले इस सजा से बच जाऊं, बाद में इन सब से बदला लूंगी। इस वक्त उसकी मोम कामाक्षी जी भी वहां नहीं थी जो उसे बचा सके। तभी पूरे हॉल में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो सबके रोंगटे खड़े कर देती है। अनामिका के हंसने की आवाज। सब लोग असमंजस और खौफ में अनामिका को देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इतने सीरियस माहौल में वो इस तरह क्यों हंस रही है। अचानक से अनामिका अपनी हंसी बिल्कुल फ्रिज कर देती है। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। वो अपनी नफरत भारी नजरें सीधा राजीव जी पर टिकती देती हैं। अनामिका की आवाज में बेहद दर्द था, क्या बात है मिस्टर कपूर, अपनी खुद की औलाद को, वो भी सिर्फ 2 साल की उम्र से ही, पता नहीं क्या कैसे सजा दे दी आपने और अपनी यह महान धर्म पत्नी ने। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अनुराधा जी की अब गुस्सा खुद से कंट्रोल नहीं होता। गुस्से से हफ्ती हुए अद्वितीय पर चिल्लाती हुई, शट अप अद्वितीय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इस हाल में मजाक उड़ने की? देख नहीं रहे उसे कितना दर्द हो रहा है? वो बात पूरी भी नहीं कर पाए तभी अचानक से उनकी सर पर कॉफी मग आके लगता है। अनुराधा जी एकदम पीछे की तरफ लड़खड़ा जाती है।
अर्नव और रियांश दोनों शनाया को जो संभल रहे थे उनकी मोम के पास भाग कर जाते हैं और आके दोनों तरफ पकड़ कर संभाल लेते हैं। अनुराधा जी की सर से तोड़ा खून बह रहा था। सारे घर वाले और गुप्ता फैमिली की तो होश उड़ जाता है, क्योंकि वो कॉफी कप फेंके वाली कोई और नहीं अनामिका थी। अनामिका बिल्कुल ठंडी और खतरनाक आवाज में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोलती है, आंखों में बिल्कुल कोई पछतावा नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अद्दू पर चिल्लाने की? हाँ, मैं खुद भी उस पर एक उंगली तक नहीं उठाती और आप उस पर चिल्ला रही हैं। पूरे हॉल में एक ठंडा सा सन्नाटा छा जाता है। शैलेश और रमेश गुप्ता गुस्से से कांप रहे थे। ये लड़की उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब तो नफरत हो रही थी इस लड़की से उन लोगों को। पर अनामिका की आंखों का पागलपन देखकर उनकी हिम्मत भी थोड़ी डगमगा रही थी। अनामिका अपनी नाखूनों को देखती हुए हल्की स्माइल के साथ बोलती है, मैं गलती की सिर्फ सजा देती हूँ, माफी नहीं। मैंने पहले ही सबको वार्न की थी ना, मेरे दोस्तों से तमीज से बात करो। हम लेकिन आप लोग मेरी बात को एक बार में नहीं सुनते, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी आप लोगों पर सख्ती बरसना पड़ रहा है। अर्नव अनुराधा जी के सर से बहते खून को हाथ से दबाते हुए गुस्से और दर्द से बोलता है, अनामिका क्या तुम हम सबसे इतना नफरत करती हो? अनामिका बिना भाव के उससे घोर से देखती है। कुछ सेकंड रुककर एक टेडी स्माइल के साथ, क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं आप लोगों से नफरत से भी ज्यादा नफरत करती हूँ, खास करके आपकी इस घटिया मोम से। अगर आपकी यह मोम मर भी रही होंगी ना, इनकी आखिरी विश भी पूरी ना करूं मैं। राजीव जी नमः आंखों से अनामिका को देखते हैं, अपनी उस बेटी को जो क्या से क्या बन गई है। फिर अपनी बीवी को देखते हैं जो वो भी अपनी नमः आंखों से अनामिका को ही देख रही थी। दादाजी गुस्से से लाठी जमीन पर मारते हुए बोलते हैं, ड्रामा बंद करो सब। राजीव, अपनी इस मुंह बोली बेटी और अपनी बीवी को लेकर जाओ यहाँ से। इतना भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है इन दोनों को। सब लोग हैरान हो जाते हैं। क्या सर से खून निकलना और चेहरा जलना ज्यादा कुछ नहीं है? तभी मिस्टर ओल्ड गुप्ता नारायण दादाजी अपनी फैमिली की तरफ मुड़ के तोड़ा गुस्से से सख्त आवाज में, आप लोगों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये सब उनकी अपनी गलती है और वो लोग भुगत रहे हैं। मिसेस ओल्ड महिमा दादी जी दिया की तरफ घूरते हुए, और तुम इस घर की होने वाली बहू हो, अभी हुई नहीं हो, समझी? अगर तुम्हारा इसी तरह अनामिका के साथ बर्ताव रहा तो हम लोगों को एक बार फिर सोचना पड़ेगा इस शादी के बारे में। कहीं इस घर में आकर तुम और भी रिश्ते खराब ना करो इस लड़की के साथ मिलकर। दादी जी आखिरी बात शनाया की तरफ इशारा करके बोल रही थी। गुप्ता फैमिली शौक हो जाते हैं। दिया एकदम पैनिक करने लगती है, मन ही मन, डर से नहीं। मैं अर्नव से बहुत प्यार करती हूँ, उसको खोना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, चाहे यह अनामिका से कितना ही नफरत करे। लेकिन ये बात सच थी कि दिया बचपन से सिर्फ अर्नव से प्यार करती थी, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोलती और अपना मुंह बंद कर लेती है। आगे कोई कुछ बोलते तभी पीछे से एक बहुत ही प्यारी मासूम आवाज आती है, दीदी माँ, मैं आ गई। सब लोग झटके से स्टेयर्स की तरफ देखते हैं जहां से रूहानिका नीचे आ रही थी। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि सब लोग उसे ही एक तक देखे जा रहे थे। यहाँ तक कि शनाया भी अपना दर्द को भूलकर उससे नफरत से घूरने लगती है। सबके बीच एक इंसान ऐसा है जो रूह को बहुत ही प्यार भारी नजर से देख रहा था। यह कोई और नहीं, आयुष था, जो रूह को देखते ही उसमें ही खो गया था। जब पहली बार रूह स्टेयर्स के पास खड़ी होकर थोड़ा पैनिक कर रही थी, तब आयुष का मन कर रहा था कि जाके उसे जोर से अपने सीने से लगा ले और उसको शांत करे। लेकिन वो परिवार के सामने जाकर भी ऐसा नहीं कर सकता था, और जब कॉफी उसके ऊपर गिरने वाला था तब वो बहुत डर गया था। वो उसको बचाने जा ही रहा था, तभी कोई और आके उसको बचा लिया था। आयुष जब उस इंसान को देखता है जो रूह को बचाया था, तो उसको थोड़ा जलन होता है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम लड़का था। लेकिन उसको एक राहत भी था कि उसने सही वक्त पर बचा लिया, नहीं तो वो क्यूट से दिखने वाली लड़की जल जाती। अनामिका अपनी ठंडी वॉइस को एकदम बदलकर प्यार से रूह की तरफ हाथ बढ़ते हुए, आजा बच्चा। रूह अपनी दीदी माँ का हाथ पकड़कर नीचे आती है। तभी रूह की ध्यान जमीन पर बैठी शनाया पे पड़ती है। शनाया का चेहरा कॉफी और बहते हुए मेकअप से अजीब हो चुका था। उसका चेहरा देखकर रूह बहुत डर जाती है। वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर डरते हुए अनामिका के पीछे छुपकर शनाया की तरफ इशारा करती हुई बोलती है, दीदी माँ, देखो देखो भूत। हॉल में एक सेकंड का सन्नाटा छा जाता है और फिर अद्वितीय, नुहा और एंटोनी का हंसी छूट जाती है। वो चारों ताहका मारकर हंसने लगते हैं। अद्वितीय अपना पेट पकड़कर हंसते हुए शनाया की तरफ उंगली दिखाकर, ओह माय गॉड, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। शनाया, तुमने सुना, तुम्हारा नया नाम थे कॉफी घोस्ट।
हॉलीवुड वाले तुम्हें साइन करने के लिए लाइन लगा देंगे। नोहा ताली बजाते हुए और बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में मजाक उड़ती हुई बोलती है, वो रू, क्या परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। मुझे तो लग रहा था कि यह कोई रोस्टेड पोटैटो है, पर भूत वर्ड इस पर ज्यादा सूट कर रहा है। सुनो शनाया, अगली बार जब मेकअप करो ना तो थोड़ा कम डार्क कॉफी यूज करना, वरना बच्चे सच में डर के भाग जाएंगे। एंटोनी अपने दोनों हाथ गाल पर रखकर डर का नाटक करते हुए अपनी टूटी फूटी हिंदी में, अरे बाप रे बाप, घोस्ट आया, घोस्ट आया। ओह माय स्वीट चाइल्ड रू, तुम डरता नहीं ओके? ये रियल भूत नहीं है, ये तो मेक इन इंडिया वाला सस्ता दुकान का घोस्ट है। पूरा फेस पर ब्लैक कॉफी पिनकर जमीन पर बैठे भू भू साउंड कर रहा है। रियांश गुस्से से लाल होकर तोड़ा आवाज धीमी करते हुए, क्योंकि वो अनामिका से अपना सर नहीं फुड़वाने वाला था इन लोगों से ऊंची आवाज में बात करके, इसलिए गुस्सा कितना भी हो पर आवाज तोड़ा धीमा करके, शट अप यू गाइज, मेरी बहन का मजाक उड़ना बंद करो, वो दर्द में है। एंटोनी अर्नव को टोंट मारते हुए, अरे मिस्टर ब्रदर, दर्द में नहीं, वो हॉरर मूवी का ऑडिशन दे रहा है। हमको लगता है इसका चेहरा पर थोड़ा टर्मरिक लगाओ, नहीं तो ये रात को सबको सपने में आकर डराएगा। अद्वितीय रू को गोद में उठाते हुए, प्यार से, चलो मेरी जान, इस भूतिया महल से बाहर चलते हैं, वरना इस भूत का मेकअप देखकर तुम्हारी मासूमियत खराब हो जाएगी। आयुष पीछे खड़ा गुस्से में अपनी हाथ की मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि अद्वितीय ने रू को गोद में उठाया था पर वो कुछ बोल नहीं पाता। अनामिका, अद्वितीय, नोहा और एंटोनी शान से हंसते हुए बाहर निकल जाते हैं। इनके पीछे पीछे विवान भी, बेटू रखूं मैं भी आ रहा हूँ, बोलता हुआ उनके साथ ही बाहर चला जाता है, जबकि शनाया गुस्से और शर्म से अपना चेहरा छुपाए रो रही थी। सब लोग होश में आकर शनाया और अनुराधा जी को लेकर हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद रात का वक्त लिविंग हॉल में शांत बैठे थे राजीव जी, अनुराधा जी जिनके सर पर पट्टी बंधी हुई है, और रोहन बिल्कुल उदास बैठा था। इनको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए लिविंग हॉल में बैठकर अनामिका की इंतजार कर रहे थे। दादाजी गुप्ता फैमिली को ये समझाकर बेच दिया कि आप लोग अच्छा मुहूर्त बता दीजिए, उसी दिन हम बच्चों की एंगेजमेंट कर देंगे। सबको हाथ जोड़कर विदा के कर चले गए थे। अर्नव और रियांश अपने अपने काम से बाहर थे, इनका मन नहीं था कि घर आए, इसलिए वो दोनों घर ही नहीं आए। संजय जी और नीलिमा जी अपने कमरे में थे और दादाजी दादी जी भांपने कमरे में चले गए थे। अब दादाजी को अपने बेटे से कोई मतलब नहीं था। कामाक्षी जी किसी दोस्त का घर जाने वाली हूँ बोल के गई हैं, जो अभी तक नहीं आए। शनाया को भी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा कर रूम में सुला कर आया था। रोहन, उसकी चेहरा सच में बुरी तरह जल गया था, पूरे चेहरे पर बड़े बड़े फफोले उभर आए थे। उसकी चेहरा ठीक होने में काफी टाइम लगने वाला था। चलिए उस ड्रामा डॉन्की की खराब खूबसूरती के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करें, फिलहाल हम अनामिका और उसकी दोस्तों को घर में एंट्री करते हैं। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए सीढ़ियों और दरवाजे से हंसने की आवाज आती है। तभी मेन गेट से हंसने और चिढ़ाने की आवाज आती है। विवान, अनु, रू, अद्वितीय, एंटोनी और नोहा अंदर आ रहे थे। विवान अद्वितीय और रू की तरफ देखकर ताली बजाते पूरे मजे लेते हुए, अरे अद्वितीय, सच बता रहा हूँ, जब तुम दिन भर बाहर रू के आगे पीछे उसकी डोल पकड़ के घूम रहा था ना, पूरा बॉडीगार्ड लग रहा था। और रू तो ऐसी अकड़ में चल रही थी जैसे एविडिटी इसका पर्सनल असिस्टेंट हो। रू अपनी मुंह बनकर विवान को आंखें दिखाते हुए, विवान भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अद्वी ने खुद बोला था कि वो मेरी डोल पकड़ेगा, है ना अद्वी? अद्वितीय चिढ़कर विवान को एल्बो मारते हुए, ओए विवान भाई अपना मुंह बंद रखो, मैं तो बस रू का ध्यान रख रहा था। और आप खुद वहां बलून्स पकड़ के खड़े थे, आपका मजाक मैंने उदय क्या? अद्वितीय और रू को इस तरह चिढ़ाता देख और दोनों को एक साथ चिढ़ते हुए देखकर अनामिका के चेहरे पर एक बेहद प्यारी और सच्ची मुस्कुराहट आ जाती है। वो इनकी इस मासूम नोकझोंक को देखकर दिल से मुस्कुरा रही थी। एंटोनी बीच में आकर अपनी टूटी फूटी हिंदी में एस अद्वी पूरा बेबी सिटर लग रहा था बाबा। रू बोलता बैठो तो अद्वी बैठता, रू बोलता डोल पकड़ो तो अद्वी पकड़ता। हमको तो बहुत हंसी आया। नोहा भी हंसती है और अनामिका भी उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तीनों राजीव जी, अनुराधा जी और रोहन सिर उठाकर सबकी तरफ देखते हैं, लेकिन राजीव जी एक तक अनामिका को देख रहे थे। उन्होंने कभी भी अनामिका को ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखे थे। उसकी वो आंखें, हंसते हुए गालों पर पड़ती उसकी वो डिम्पल, पूरी तरह वो उन पे गई थी। तभी अनामिका की नजर भी हॉल में बैठे उन तीनों पर पड़ती है। अनामिका की आंखें राजीव जी की आंखों से मिलते ही अनामिका के चेहरे से वो प्यारी मुस्कुराहट एक झटके में गायब हो जाती है। चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त और ठंडा हो जाता है।
ये देखकर राजीव जी के दिल में एक टीस ही उठती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजीव जी मन ही मन, यह मैंने क्या कर दिया। मेरी नन्ही सी जान बचपन में प्यारी स्माइल करती हुई मासूमियत के साथ एक उम्मीद से मुझे देखा करती थी, लेकिन आज मुझे देखते ही इसकी मुस्कान गायब हो गई। कैसा बाप हूँ मैं। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी बेटी की दिल को जरूर जीतूंगा। वो मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगा। ये सब वो उस इंसान को याद करके बोल रहे थे जिनको अनामिका ने डैड कह के बुलाई थी। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन इससे पहले मुझे पता करना ही होगा मेरी बच्ची को हम हॉस्टल भेजने के बाद उसके साथ क्या हुआ जो मेरी बच्ची इतना क्रूएल बन गई है। राजीव जी कांपते होठों से बोलते हैं, प्लीज रुक जाए अनामिका। अनामिका के आगे बढ़ते कदम बीच में ही रुक जाता है और वो उनकी तरफ देखती है। राजीव जी अपनी जगह से उठकर अनामिका के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अनामिका एक हाथ पॉकेट में डालकर उनको ही कोल्ड आंखों से देख रही थी। राजीव जी लड़खड़ाती आवाज में, प्लीज अनामिका, आप हम सबको माफ नहीं करना तो ठीक है, मत करिए। हमें पता है हम लोग माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन आप हमें सजा दीजिए, पर इस तरह हम सबको नफरत तो मत करिए। हम आपकी यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अनामिका एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोलती है, ओह क्या बात है, आपको बुरा लग रहा है क्या। हम लगना भी चाहिए, बस 4 दिन में ही आप लोग मेरी नफरत को बर्दाश्त कर पाए, लेकिन मैंने तो पूरा 7 सालों तक बिना किसी गलती की आप लोगों की नफरत, आप लोगों की इग्नोरेंस और बेरुखी झेली थी, तो इसका क्या कहना चाहेंगे आप मिस्टर कपूर। राजीव जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पीछे खड़े रोहन भी अपनी आंसू बहा रहा था। अनुराधा जी एक तक अनामिका को ही देख रही थी, जो एक नजर उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। राजीव जी बिल्कुल बेजुबान खड़े थे। तभी लिविंग हॉल के सन्नाटे में अनामिका का फोन तेजी से रिंग करने लगता है। अनामिका अपना फोन पॉकेट से निकलती है और देखती है, स्क्रीन पर सार्थक भाई लिखा दिख रहा था। उसके पत्थर जैसे चेहरे पर एकदम से बेहद प्यारी और सच्ची मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत लौट आई थी। फोन पिक करते हुए बेहद प्यार और एक्साइटेड आवाज में, भाई हाँ बोलिए, मुझे पता था आपका कॉल इसी वक्त जरूर आएगा। अनामिका की यह आवाज सुनकर राजीव जी के पीछे खड़ा रोहन हैरान हो जाता है। उसके कदम वहीं थिथक जाते हैं। राजीव जी भी हैरान होकर अपनी बेटी को देखने लगते हैं, जो उनके सामने खड़े होकर किसी और को भाई कहकर इतने लाड से बात कर रही थी। अनुराधा जी भी शौक थी। अनामिका हंसते हुए बिल्कुल एक छोटी बहन की तरह नखरे दिखाते हुए, अरे नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर आपने मुझे बोला था ना कि आप इस वीकेंड पर मेरे लिए वो स्पेशल वाली चॉकलेट बेचेंगे। अगर आप भूल गए ना तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। वाह, सच में लेली, आई लव यू सो मच भाई, आप दुनिया के बेस्ट ब्रदर हो। जल्दी भेजिए, मैं वेट कर रही हूँ। रू मुंह फूला कर आगे आती हुई बोलती है, ये तो चीटिंग है ना दीदी माँ। अपनी दीदी माँ से फोन लेकर अपने भाई से मुंह फुलाती हुई शिकायती लहजे में बोलती है, भाई मुझे भी चाहिए चॉकलेट, वो भी बहुत ज्यादा। उधर से हंसते हुए आवाज आती है, अरे मेरी गुड़िया, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। प्रिंसेस मेरी दिल है तो रू गुड़िया मेरी दिल की धड़कन है, इसलिए मैं सबको चॉकलेट बेच रहा हूँ। आप ज्यादा मत सोचिए, अपने दीदी माँ के साथ इंडिया में एंजॉय करिए। ये सुनकर रू खिलखिलाकर हंसने लगती है। अनु, अद्वितीय, एंटोनी और नोहा रू की यह खिलखिलाहट सुनकर सबकी चेहरे पर एक सुखोबारी मुस्कुराहट आ जाती है। ऑन कॉल में सार्थक बोलता है, ठीक है गुड़िया, अब आप अपनी दीदी माँ को फोन दीजिए। रू, ओके भाई। इतना बोलकर फोन अनामिका की तरफ बढ़ा देती है। अनामिका फोन हाथ में लेकर कान पे लगा लेती है। उधर से कुछ बोलना जाता है, अनामिका ओके बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उसके चेहरे पर अभी भी वो खुशी वाली स्माइल नजर आ रही थी। वो बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अपनी दोस्तों को बोलती है, चलो सब, और वो खुद आगे स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगती है। रोहन वहां खड़े खड़े अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसके अंदर एक अजीब सी जलन और बेबसी का तूफान उठ रहा था। वो मन ही मन खुद पर गुस्सा हो रहा था, मन ही मन गुस्से और जलन से, आंसुओं के साथ नहीं। बेस्ट ब्रदर, वो किसी और को अपना भाई कह रही है। मैं उसका संग भाई हूँ। मैं यहाँ उसके सामने खड़ा हूँ, पर उसके लिए मेरा कोई वजूद ही नहीं है। उसका ये प्यार, ये नखरे, ये सब मेरा हक था। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बहन को किसी और का भाई बनने पर मजबूर कर दिया। कैसा बदकिस्मत भाई हूँ मैं। राजीव जी रोहन की हालत और अनामिका की बेरुखी देखकर बिल्कुल टूट रहे थे। लड़खड़ाती आवाज में चीखते हैं, अनु सुनो बेटा, मत जाओ, देखो अपने भाई रोहन की तरफ, वो तुमसे माफी मांग रहा है। तुम्हारा भाई यहाँ है, तुम किसी और को अपना भाई मत बोलो। आपकी यह बेरुखी हमें जिंदा मार देगी अनु।
रोहन आगे जाकर अनामिका के सामने हाथ जोड़ते हुए बुरी तरह रोते हुए, अनु प्लीज, मुझे पता है मैं एक घटिया भाई था जो हमेशा शनाया के पीछे अंधा रहा। मैंने कभी तुम्हारे दर्द को अपना दर्द नहीं समझा, पर प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो कि तुम किसी और को भाई बोलो और मुझे एक अनजान की तरह छोड़ दो। मैं ये जलन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अनु, मेरी रूह कांप रही है। अनामिका सीढ़ियों पर बिना मुड़े रुकती है। उसकी आवाज में वही पुरानी ठंडक लौट आती है। मिस्टर रोहन कपूर, रिश्ते सिर्फ एक घर में पैदा होने से नहीं बनते, रिश्ते साथ निभाने से बनते हैं। जब आप लोग मुझे इस घर में अकेला तड़पने के लिए छोड़ चुके थे, अब तुम्हारा भाई होना या ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। विवान जो उनके साथ ही अंदर आया था, राजीव जी और रोहन को देखकर धीरे से कहता है, बड़े पापा, रोहन भाई, अभी उनको उनके हाल पर छोड़ दो। इस वक्त बात करने का कोई फायदा नहीं है। नुहा हंसते हुए, चलो अनु, इनका डेली सोप का ड्रामा चलता रहेगा। रू को नींद आ रही है। अनामिका रू का हाथ पकड़ती है और बिना पीछे मुड़े तेजी से ऊपर चली जाती है। अद्वितीय, नुहा, एंटोनी और विवान भी उनके पीछे पीछे हंसते हुए निकल जाते हैं। लिविंग हॉल में रोहन घुटनों के बाल जमीन पर बैठ जाता है और राजीव जी उससे गले लगा कर रोते हैं। अनुराधा जी अपनी जगह बैठे बैठे अपनी हाथों की मुट्ठी